Dear student, class 11, subject chemistry. It is a revision video. We are going to perform revision the chapter of atomic structure. Dear student, atomic structure के इस चैप्टर में अभी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की स्टडी करी और ये जाना कि मैटर या सब्सटेंस स्मॉलेस्ट यूनिट एटम से मिलकर बना होता है और बहुत सारे अनक्वेश्चनड आंसर जो सेंचुरियों से हमारे सामने रहे उनको सॉल्व करने के लिए हमने या हमारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप के मॉडल रिप्रेजेंट किए। सो द एटम अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। आप जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वह इसी एटम पर डिपेंड करते हैं। मॉडर्न डिस्कवरी के अकॉर्ड एटम एज अबाउट 35 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, बट हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन्स का डियर स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में के फॉर्म में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में दो मेटलिक रॉड कैथोड और एनोड के फॉर्म में सेटल करते हैं। इसे हम हाई वोल्टेज एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करके साथ में यहाँ के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम वैक्यूम पंप सेटअप करते हैं। तो कहा जाए कि डिस्चार्ज ट्यूब में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, दो मेटलिक रॉड इलेक्ट्रोड के रूप में इस्टेब्लिश होते हैं। हाई वोल्टेज बैटरी से कैथोड को कनेक्ट किया जाता है एवं इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में वैक्यूम पंप सेटअप किया जाता है ताकि प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। जब हम वोल्टेज को 10,000 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के इक्वल और प्रेशर को रिड्यूस करके 10 टू पावर माइनस 4 ATM रिड्यूस करते हैं, तब हम क्या देखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन अपीयर होता है कि कैथोड से एनोड की ओर वेव्स ट्रेवल होती हैं। मीन्स जो वेव्स कैथोड से एनोड की ओर ट्रेवल कर होती हैं वह इस ग्लॉट्स ट्यूब की वॉल से जाकर स्ट्राइक करती हैं, मीन्स टकराती हैं और फास्फोरोसेंस मीन्स फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति या चमक उत्पन्न करती हैं। ये जो स्ट्राइक होती है यह जिंकाइट या ZNS के कारण डिफरेंट कलर की हो सकती है। मीन्स कंक्लूडेड कहा जाए कि सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर का प्रेशर 10 टू पावर माइनस 4 ATM, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज 10,000 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल देने पर कैथोड से एनोड की ओर वेव्स चलती हुई अपीयर होती हैं। अब इसे जस्टिफाई करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। क्या ये वेव्स या रेज होती हैं, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशंस को फॉलो करती हैं? इसे जस्टिफाई करने के लिए हमने इनके वे पर या रास्ते पर हमने आपकी ऑब्जेक्ट प्लेस किया। यह आपकी ऑब्जेक्ट प्लेस करने पर यह अपनी शैडो कास्ट करती हैं। इससे ये प्रूव होता है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशंस को या स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी को फॉलो करती हैं। इससे कहा जा सकता है कि ये लाइट के इक्वल वेव होती हैं। यह रेस मैकेनिकल प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं या नहीं, इसके लिए हमने एक पैडल व्हील इसके रास्ते पर बेडविन प्लेस किया। पैडल व्हील पर यह मैकेनिकल प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं और वह रोटेट होना स्टार्ट कर देता है। इससे यह प्रूव होता है कि ये जो रेज जो कैथोड से एनोड की ओर ट्रेवल होती हैं ये पार्टिकल या मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, जिस मटेरियल का एक डेफिनेट मास और उसमें डेफिनेट वेलोसिटी होती है। मीन्स हमने स्ट्रेट लाइन मोशंस को जस्टिफाई करके हमने इस वेव्स को लाइट के इक्वल माना। हमने मैकेनिकल प्रेशर जस्टिफाई करके हमने इसे मॉस और वेलोसिटी वाला प्रूव किया और माना कि ये पार्टिकल नेचर का होता है। जब हम इस सिलेंड्रिकल ट्यूब्स के दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं
तब यह कैथोड रेज पॉजिटिव टर्मिनल की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं। इससे प्रूव होता है कि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। डियर स्टूडेंट, पेरिन ने कैथोड रेज इस को निगेटिव चार्ज पार्टिकल की एक स्ट्रीम माना और उन्होंने मेजर किया कि इसका मॉस हाइड्रोजन के कंपेयर 1/1837 होता है। कैथोड रेज जब जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड या कलर लाइट पर क्या होती हैं, फॉल होती हैं, तो इन ऑब्जेक्ट मीन्स ग्लास, जिंक सल्फाइड या बेरियम साइनो प्लेटिनोसाइनाइड पर फॉल होकर कलर लाइट इमिट करती हैं। यह रेज गैसों को आयोनाइज कर देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको अफेक्ट करती हैं। डियर स्टूडेंट, ये कैथोड रेज एक्सरे भी प्रोड्यूस करती हैं। मीन्स जब इसे मेटल में फॉल किया जाता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे कि टंगस्टन, तब ये एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं। इस तरह से हमने माना कैथोड रेज क्या होती हैं, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती हैं। आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डियर स्टूडेंट, जो भी हमने अभी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की स्टडी करी, यदि इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक मॉडिफिकेशन किया जाए और नॉर्मल कैथोड की जगह पर परफोरेटेड कैथोड का यूज किया जाए, तब हम क्या देखते हैं कि एनोड से कैथोड की ओर भी वेव्स ट्रेवल होती हैं और उन्हें एनोड रेज, कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज के नाम पर जाना जाता है। और सारे जस्टिफिकेशन हमारे वैसे ही होते हैं जैसा कि कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। नेक्स्ट टर्म है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स number of unit positive charge present in the nucleus of an atom is called its atomic number। समझिए ऐसा, किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सिमिलर होता है, तो अपन कह सकते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जितना नंबर प्रेजेंट होता है या जितना पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस पर रेसाइड करता है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। सेकंड, मॉस नंबर। मॉस नंबर मीन्स द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मॉस नंबर। मीन्स किसी न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही पर्टिकुलर क्या होता है, मॉस नंबर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मॉस नेग्लेबल होता है। नेक्स्ट टर्म इज आइसोटॉप। डियर स्टूडेंट, कुछ कॉम्प्लिकेशन या असम्पशन है जो मॉस नंबर और एटॉमिक नंबर से की डिफाइनेशन से वेरिएशन शो करते हैं, जैसे आइसोटॉप्स और आइसोबर्स। व्हाट आर आइसोटॉप्स? एटम ऑफ एन एलिमेंट विथ डिफरेंट मॉस नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप। मीन्स किसी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका मॉस नंबर डिफरेंट होता है उन्हें आइसोटॉप्स कहा जाता है। मीन्स एन एलिमेंट इज नोन बाय इट्स एटॉमिक नंबर। एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मॉस नंबर आर नोन एज आइसोटॉप्स। मीन्स अपन क्या कह सकते हैं, किसी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मॉस डिफ़र करता है या एटॉमिक मॉस डिफरेंट होता है, उन्हें एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स अपीयर होते हैं। फर्स्ट प्रोटियम, सेकंड ड्यूटेरियम, थर्ड ट्राइटियम। मिस प्रोटियम एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1, ट्राइटियम एटॉमिक नंबर 1, बट एटॉमिक मॉस of protium is 1, deuterium is 2 and tritium is 3. Means atomic number means number of proton, electrons, means chemical properties of isotope and elements are similar. The isotopes differ in mass number, means number of neutron are differ to each other of that element. means जब एक एलिमेंट्स के ऐसे
एटम जिनका मॉस नंबर डिफर होता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि उन सभी एटम में न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है, और न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होने के कारण उन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट टर्म इज आइसोबार, जस्ट एडवर्स ऑफ द आइसोटॉप्स। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम मॉस नंबर are called isobar. Since elements are different, their atomic number are also different. मीन्स किसी एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनका ऐसा एटॉमिक मास तो सिमिलर होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोबार्स कहा जाता है। जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन एंड कैल्शियम। आइसोबार एग्जिबिट्स डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, so chemical properties are different. They have similar mass number, only they may be separated by method based on the chemical properties. So dear student, atomic number means number of electron or number of protons. Mass number means number of nucleons. Nucleons means number of proton plus number of neutrons. Isotopes means different mass नंबर वाले ऐसे एटम जो एक ही एलिमेंट्स के पार्टिसिपेंट होते हैं, मीन्स ऐसे एलिमेंट जिनके मॉस नंबर डिफरेंट होते हैं वो आइसोटॉप्स, और जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं वह आइसोबार्स के नाम पर जाने जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमें ये पता चला कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करता है। उसके चारों तरफ एक स्फीरिकल एरिया होता है और उस स्फीरिकल एरिया पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व और रोटेट होता है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, जो कि रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट है, इसे डिफाइन और जस्टिफाई करने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मीन्स क्या समझा हमने? अभी तक हमें डाल्टन के थ्रू पता था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन हमारी जो स्टडीज़ आई कैथोड रेज, एनोड रेज, न्यूट्रॉन्स और ऐसे 35 सब एटॉमिक पार्टिकल रिपोर्ट किए गए। इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के रिपोर्ट होने के बाद और डिफरेंट थ्योरीज़ के प्रपोज होने से इवेल्यूट जो नॉलेज आया, उसके अकॉर्ड रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो आपके सामने है। उन्होंने एक मेटल्स की थिन फॉइल ली, मीन्स सपोज एन गोल्ड मेटल ली, उसकी एक पतली फॉइल प्रिपेयर करी और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड कर दिया, मीन्स उसकी बौछार कर दी। जब किसी एटम पर या एटम से बनी हुई इस थिन फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल की बमबारी की गई तो उन्हें 3 तरह के ऑब्जर्वेशन मिले वहाँ पर। पहला ऑब्जर्वेशन, उन्होंने जो अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया उस एटम पर, तो मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल बिना किसी डिविएशन, बिना किसी डिफ्लेक्शंस के उस पर्टिकुलर एटम के इस पार से उस पार मीन्स एक्रॉस ट्रेवल हो जाते हैं और कोई डिफ्लेक्शन या कोई डेविएशंस शो नहीं होता। सेकंड ऑब्जर्वेशन, उनमें से कुछ जिस वे से जाते हैं एटम से स्ट्राइक करते हैं, बाउंस बैक होकर उसी सिमिलर वे से या उसी सिमिलर डायरेक्शन से बाउंस बैक होकर रिटर्न हो जाते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जिस वे से ट्रेवल कर रहे होते हैं उससे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मीन्स डिफ्रैक्शन शो करते हैं। 3 तरह का ऑब्जर्वेशन मिला उन्हें। जब एटम या मेटल्स की फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल की बमबारी की गई तो देखा गया कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन या डेविएशन के एटम से इस पार से उस पार एक्रॉस ट्रेवल होते हैं, कुछ बाउंस बैक होकर उसी सेम डायरेक्शन पर रिटर्न हो जाते हैं और कुछ अपने वे से या अपने रास्ते से या पथ से डिफ्लेक्ट या डेविएट हो जाते हैं। इससे कंक्लूजन ये निकाला गया कि यदि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन से एक्रॉस ट्रेवल करते हैं, मीन्स मैक्सिमम पार्ट जो एटम का है वो ब्लैंक है, हालो है और खोखला है। फिर ये देखा गया कि एटम के सेंटर से जो पर्टिकुलर
अल्फ़ा पार्टिकल रिटर्न या बाउंस बैक होते थे। इससे ये प्रूव होता है कि सेंटर पार्ट सॉलिड है और वो किससे मिलकर के बना है, वह पॉजिटिव चार्ज आयन से मिलकर बना है, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट या बहुत ही लीस्ट अमाउंट या बहुत ही छोटे शेप या साइज़ का है। फिर ये कंक्लूड किया गया कि ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल जो पर्टिकुलर एटम के जिस पार्ट से वो डिफ्लेक्ट होते थे, डेविएट होते थे, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट एरिया या स्फेरिकल एरिया है और उस पर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व, रोटेट या मूव करता है। मीन्स कंक्लूजन ये निकाला गया कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वह सॉलिड होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है और उस पर प्रोटॉन रिसाइड करता है, लेकिन इसका शेप और साइज़ बहुत ही छोटा या माइक्रोन में होता है। इसके सराउंडिंग में पर्टिकुलर एक स्फीरिकल एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। दैट इज़ द रदरफोर्ड मॉडल। अब कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है कि एटम स्फीरिकल स्ट्रक्चर वाला की एक यूनिट है जिसके सेंटर पर न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करेगा, इसके चारों तरफ स्फीरिकल एरिया जहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा। तब कंक्लूजन निकाला गया कि यदि यह इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, जब एक पर्टिकुलर स्फीयर पर क्या करेगा मूव करेगा, तो मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि वो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा या एनर्जी को रिलीज़ करेगा। जब वो मूविंग पार्टिकल एनर्जी को रिलीज़ करेगा, उसकी स्पीड स्लो होगी, वह स्फीरिकल पथ से स्पाइरल पथ पर एंटर कर जाएगा और धीरे धीरे वो होता हुआ किस पर फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस पर फॉल हो जाएगा और एटम का अस्तित्व या एटम क्रिएशंस का कोई पार्ट ही स्टेबल नहीं होगा। मीन्स एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये क्लियर है कि रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा हमें ये कॉन्सेप्ट मिला कि इसका सेंटर, एटम का सेंटर न्यूक्लियस, सराउंडिंग ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पर रिवॉल्व और रोटेट होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस पर रेसाइड करेंगे जो कि लीस्ट या बहुत स्मॉल शेप वाला होगा। बट यह क्या नहीं एक्सप्लेन कर सका, यह एक्सप्लेन नहीं कर सका क्या कि एटम स्टेबल कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का कैसा रिवॉल्व करेगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। साथ में ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को भी डिस्क्राइब नहीं कर सका और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को भी डिफाइन नहीं कर सका। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट द थॉमसन्स मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल आर प्रपोज टू elaborate the drawback of रदरफोर्ड मॉडल। मीन्स रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को पूरा करने के लिए डिफरेंट रेप्यूटेड साइंटिस्ट द्वारा बोहर मॉडल प्रोड्यूस किया गया। बोहर मॉडल जो कि मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी पर बेस था, जो इस पर बेस था पास्टुलेट ऑफ द बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के अकॉर्ड एटम ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। ड्यूअल बिहेवियर मीन्स कभी वो लाइट की तरह और कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। मीन्स बोहर मॉडल के पास्टुलेट, बोहर का मानना है कि जिस स्फेरिकल एरिया पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो उनका मानना ये है कि इनका बोहर का कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं, वह न्यूक्लियस से सराउंडिंग्स की ओर इंक्रीज होते हैं, मीन्स ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। स्टेशनरी एनर्जी लेवल जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेसाइड करता है उसे ऑर्बिट कहा जाता है। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के नियर अबाउट होता है उसे लो एनर्जी लेवल, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है और ऑर्बिट बाहर की ओर इंक्रीज होता जाता है वैसे उसे हाई एनर्जी लेवल कहा जाता है। इस हाई या लो एनर्जी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। लेकिन जब वह रिवॉल्व होता है तब वह एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन करता है जो कि h/2 के इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है। डियर स्टूडेंट, ये थे पास्टुलेट। क्या मानना हुआ कि पर्टिकुलर जिस स्फेरिकल एरिया पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व या रोटेट होता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट एनर्जी लेवल या डिस्ट्रीब्यूशंस के आधार पर हाई और लो एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। ऐसा ऑर्बिट जो नियर अबाउट होता है, किसके नियर अबाउट होता है, न्यूक्लियस के, उसे लो एनर्जी लेवल, और जो ऑर्बिट डिस्टेंस या दूर में होता है या सराउंडिंग्स पर होता है उसे हाई एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। अब
एटम को जस्टिफाई किया गया कि इन ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व और रोटेट होता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को गेन करता और ना ही एनर्जी को वो रिलीज़ करता। मीन्स एक ही एनर्जी सेल पर या एक ऑर्बिट पर या स्टेशनरी ऑर्बिट पर जब वो रिवॉल्व होता है तब वो एनर्जी को ना तो रिवॉल्व करता, ना तो वो रिलीज़ करता, ना तो वो गेन करता। मीन्स हुआ ये कि वह स्टेशनरी होता है, लेकिन जब वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर ट्रांसफ़र होता है तब वो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को कंज्यूम करता है और इस तरह से लोअर से हायर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट पर ट्रांसफ़र होता है। बट वो जब रिटर्न बैक होता है तब जितना अमाउंट वो एनर्जी लेवल या एनर्जी को वो कंज्यूम कर चुका होता है उसे रेडिएशंस के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रिलीज़ करता है। मीन्स एनर्जी लेवल चेंज होने पर ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज़ या गेन करता है और इस तरह से पर्टिकुलर एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। एनर्जी लेवल में कितना एनर्जी लेवल जिसे हम ऑर्बिट कह रहे हैं इसकी रेडियाई क्या होगी, एक एनर्जी लेवल और दूसरे एनर्जी लेवल में एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, इस बात को कंक्लूड करने के लिए बोहर्स ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्रिपेयर किया। मिस बोहर जी के साथ लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट और प्रफुंड और इनके एसोसिएट साइंटिस्ट ने क्या किया, हाइड्रोजन जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला है उसे एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करना शुरू की। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कंज्यूम करके लो एनर्जी लेवल से या लो ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में ट्रांसफ़र होता चला गया। लास्ट में उन्होंने क्या किया, जब वो हाई एनर्जी लेवल पर ट्रांसफ़र हो गया तब उन्होंने फिर वो बाउंस बैक या रिटर्न बैक हुआ। मीन्स लास्ट सेल से फर्स्ट सेल पर आया तब उसका स्पेक्ट्रम प्रिपेयर हुआ लाइमन के थ्रू, इसलिए उसे लाइमन सीरीज़ कहा गया और कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि जो रेडिएशन ऑब्टेन किया गया है लास्ट सेल और फर्स्ट सेल के बीच में, मीन्स लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन था उसे फर्स्ट सेल आने में तो यह है यूवी रेडिएशन के बराबर। सेकंड से लास्ट सेल का गैप का डिफरेंस विजिबल लाइट, पास थर्ड से लास्ट इंफ्रारेड, फोर्थ से लास्ट इंफ्रारेड एंड लास्ट फिफ्थ टू लास्ट इंफ्रारेड। मीन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का गैप रेडी किया गया। ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। Dear student, Bohr models could not successfully explain the spectra of atom containing one electron. मीन्स ऐसा एटम जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पेक्ट्रम को ये पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सका। साथ में जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं हाईली एटॉमिक स्पेक्ट्रम की तब हमें फाइन लाइंस अपीयर होती हुई दिखाई देती हैं, वो उसकी व्याख्या नहीं करता। जीवन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं करता। यह एक्सप्लेन नहीं करता कि एटम बॉन्ड किस तरह फॉर्म करेगा, मॉलिक्यूल्स किस तरह डेवलप होगा। डियर स्टूडेंट, क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट, किसी भी एटम के में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने या स्पिन होने का डायरेक्शन, उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, इन सभी की स्टडी करने के लिए मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू क्वांटम नंबर डेवलप किए गए। मीन्स इलेक्ट्रॉन 4 स्पेशल क्वांटम नंबर के बेस पर डिस्क्राइब किया गया। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यह रिप्रेजेंट करती है कि एटम की रेडियाई क्या है। मीन्स न्यूक्लियस से वह डिस्टेंस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व या रोटेट हो रहा है। हम इन्हें नंबर एन से शो करते हैं, जिसे 1 2 3 4 या KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें हमने ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व और रोटेट होता है। सेकंड है एजीमुथल या एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे कम सब एटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्या रिप्रेजेंट करती है, यह बताती है कि पर्टिकुलर रेडियाई पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व और रोटेट होते हुए किस तरह का शेप क्रिएट कर रहा है या किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका नंबर मीन्स इसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। मीन्स n+n-1 इंटू एल। यदि l की वैल्यू 0 मीन्स इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल पर है। यदि l की वैल्यू 1 मीन्स p ऑर्बिटल, वैल्यू 2 d ऑर्बिटल एंड वैल्यू 3 मीन्स f ऑर्बिटल।
means how many subcell exist in a principal cell. It's represented by azimuthal quantum number. Next one is the magnetic quantum number. डियर स्टूडेंट, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, यह इसका नंबर भी मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी एजीमुथल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू -L से 0 सहित +L तक हम इसे काउंट करते हैं। लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, यह शो करती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में। इसे +½ और -½ के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप के रूल्स के और रेगुलेशंस के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एटम में परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ अबाउ लॉ। डियर स्टूडेंट, अबाउ एक जर्मन वर्ड है, इसका मीन्स होता है बिल्डिंग अप। मीन्स हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में कॉन्फ़िगरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम अबाउ लॉ का यूज़ करते हैं। इसके अकॉर्ड माना जाता है कि हम ग्रेजुअली ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज बी कॉन्फ़िगरेट द इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स। मीन्स हम लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करते हैं और जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस ऑर्बिटल के अकॉर्ड हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हुए चले जाते हैं। मीन्स सीधा सा आंसर है, लो एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉनों ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा और जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हुए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, यह डिटरमाइन करने के लिए कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कौन सा है, इसके लिए हम n+L का रूल का यूज़ करते हैं, जिस ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर के सम की वैल्यू मिनिमम आती है या मिनिमम आती है उसे हम लोअर एनर्जी लेवल, और जिसकी हायर आती है उसे हायर एनर्जी लेवल्स के अकॉर्ड हम उसे कॉन्फ़िगरेट करते हैं। सेकंड है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इनका मानना है कि नो टू इलेक्ट्रॉन और एन एटम कैन बी सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन की सारी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। कैसे? इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट मीन्स पहले ऑर्बिटल पर है, पहले ऑर्बिटल की पहले सब ऑर्बिटल पर है, वह साथ में एक ही डायरेक्शंस को शो नहीं कर सकता क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन पर मूव नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, पाउंड रूल्स। The pairing of electron in the orbital of same energy does not take place until the orbital of the subcell are singly occupied. Means जब हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में करते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स के अकॉर्ड करते हैं, तब हम ये भी ध्यान रखते हैं जब तक कि किसी एक ऑर्बिटल की सभी सब ऑर्बिटल्स पर सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इलेक्ट्रॉनों के पेयर या उनकी पेयरिंग को परफॉर्म नहीं करते। मीन्स क्या हुआ? मीन्स ये हुआ कि सपोज हुआ ये कि जब हम किसी ऑर्बिट पे, सपोज एन आप थर्ड ऑर्बिट पर हैं, थर्ड जो ऑर्बिट है वो S, P और D 3 इन सब ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। तब S, P, D इन तीनों की सब सेलों में जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं हो जाता तब तक हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग उसमें नहीं करते। सो डियर स्टूडेंट, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में के कुछ ऐसे टाइप यदि क्वेश्चंस कैलकुलेट करें तो वो होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। यदि दूसरा हम ऐसे टाइप क्वेश्चन इससे फॉलो करें तो वो होगा बोहर मॉडल और साथ में होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यदि हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को पुटअप करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड डिफरेंट laws which are governed to the configuration of electron in an atom. In this chapter
We have studied the Rutherford atomic model and its limitation. Dear student, it is also essay type question. Means Rutherford atomic model, there are limitations, drawback, and with association of Rutherford scattering एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड किया जाएगा तब एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर हो सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।